दोस्तों रिसेंटली 37th पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी की हुई मीटिंग, 37वीं मीटिंग है, लंबे समय से मीटिंग चल रही है। हर बार भाषा को लेके कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स होती है और इस बार भी अमित शाह जी की तरफ से स्टेटमेंट आया कि मोदी जी ने बोला है कि ओवरऑल पूरे देश में जो लोग हैं उनको हिंदी भाषा का प्रयोग करना चाहिए अंग्रेजी भाषाओं की जगह पे, और लोकल भाषाओं के रिस्पेक्ट में यहां पे नहीं कुछ बोला गया है। लोकल भाषाओं का जैसा प्रयोग चल रहा है वैसा ही चलेगा, अंग्रेजी की बजाय हिंदी का प्रयोग करो। ये यहां पे अमित शाह और मोदी जी की तरफ से स्टेटमेंट निकल के आ रहा है, जिसको यहाँ पे थोड़ा डेसिफर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं पहले बता दूं, इस चीज को लेके काफी पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। तमिलनाडु इसको अपोज कर रहा है, एमके स्टालिन बोल रहे हैं कि इस प्रकार के आइडियाज देश को तोड़ के रख देंगे, बड़ा ही स्ट्रांग स्टेटमेंट है। वेस्ट बंगाल में ममता दीदी इसका अपोज कर रही है। नॉर्थ ईस्ट के कुछ ग्रुप सामने आ गए हैं और बोल रहे हैं कि हम स्कूल के सब्जेक्ट में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरह तो हिंदी को मान सकते हैं, लेकिन कंपल्सरी स्कूल सब्जेक्ट की तरह नहीं मानेंगे। और यहाँ पे AR रहमान ने एक फोटो ट्वीट कर दी। इस फोटो में ओवरऑल यहाँ जो कैप्शन लिखा हुआ है वो कैप्शन है तमीज़ नागू। यहाँ पे तमिल भाषा को अपनी माँ की तरह समझते हैं तमिल लोग, और नीचे एक पोएम लिखी हुई है। ओवरऑल ये जो पोएम है वो ये बताती है कि जो तमिल भाषा है वो तमिल लोगों के लिए एक, आप कह सकते हो, उनके राइट्स का रूट है। बेसिकली देखिए, किसी भी कल्चर के लिए जो उनकी भाषा होती है वो एक आइडेंटिटी की तरह होती है। जब AR रहमान साहब की तरफ से ये ट्वीट आया, काफी पॉलिटिक्स हो रही है। बहुत सारे लोगों ने AR रहमान के इस ट्वीट को प्रेस किया है, बहुत सारे लोगों ने इनको अपोज भी किया है कि भाई आपने पैसे तो हिंदी भाषा में गाना गा के कमाए हैं और ओवरऑल यहाँ पे आप भाषा के नाम पे आप पॉलिटिक्स कर रहे हो। तो इस प्रकार की काफी पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। वैसे देखिए, भाषा एज अ कल्चरल आइडेंटिटी बहुत मैटर करती है। पोटी श्री रामुलु का नाम आपने सुना होगा। ये भाई हिस्ट्री की किताबों में अमर हो चुके हैं। इन्होंने एक 58 दिन का अनशन किया था, 58 डेज की हंगर स्ट्राइक की थी, और इस हंगर स्ट्राइक के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। जब देश आजाद हुआ था तो ये जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी उसमें आज का आंध्र प्रदेश का इलाका भी आता था। मद्रास प्रेसिडेंसी में डोमिनेंट जो लिंग्विस्टिक ग्रुप था वो तमिल बोलने वाला था। इनका ये बोलना था कि हमारा राज्य अलग बनाओ जो कि तेलुगु बोलता हो। 58 दिन लंबी स्ट्राइक थी। 58 दिन के एंड पे इनकी मृत्यु हो गई। 3 दिन में इतना दंगा फसाद हुआ कि जवाहरलाल नेहरू को खुद यहाँ पे खड़े होकर बोलने लगा कि भाई हम भाषा के नाम पे आंध्र प्रदेश बना देंगे। उसके बाद कमेटी बनती चली गई। भाषाओं, देखिए, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स भाषा के ऊपर बनने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से बनने चाहिए। इसके ऊपर कौन कौन सी कमेटी बनी है वो आप क्रोनोलॉजी के हिसाब से नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। मैंने कई बार अपने करंट अफेयर्स में, पॉलिटी में ये चीज आपको पढ़ाई है। तो पोटी श्री रामुलु हमारी हिस्ट्री बुक्स में अमर है। बेसिकली अगर आप कल्चरल आइडेंटिटी की बात करो तो कल्चरल आइडेंटिटी में सबसे इंपॉर्टेंट होती है भाषा। आज की बात छोड़ दो, ओके, रेलेवेंट रीसेंट टाइम्स में आपको बहुत से एग्जाम्पल दिख जाएंगे। जब इंडिया पाकिस्तान अलग हुए तो पाकिस्तान के पास दो इलाके गए, एक तो वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान। आज की डेट में ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। कहीं ना कहीं बांग्लादेशी आइडेंटिटी उनकी भाषा से जुड़ी हुई थी, वो पाकिस्तान से अलग हो गई। हालांकि केवल भाषा एक वजह नहीं थी, बांग्लादेश के जो लीडर थे उनको ओवरऑल पॉलिटिकल मेजॉरिटी होने के बाद भी वेस्ट पाकिस्तान में उतना पॉलिटिकल रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा था। फिर पाकिस्तान की आर्मी आके बांग्लादेश में एट्रोसिटीज करने लगी, बहुत सारी वजह हो गई और बांग्लादेश यहाँ पे पाकिस्तान से अलग हो गया। अगर आप बिल्कुल ही मतलब मीडवल से भी पहले एंशिएंट हिस्ट्री में चले जाओ, यूरोप में चलते हैं। यूरोप में एक समय रोमन अंपायर का राज था। जब रोमन अंपायर टूटा तो यूरोप में ओवरऑल बहुत सारी ट्राइब्स फैल गई। उन ट्राइब्स में धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी का फैलाव हुआ। और आप देखोगे कि आज की डेट में ये जो रोब अलग अलग कंट्रीज में बना हुआ है ना, वो कंट्रीज, वो नेशन स्टेट की आइडेंटिटी का रूट उनकी भाषा में है। जहां पे स्पेनिश बोलते थे वहां पे स्पेन बना, जहां पे फ्रेंच बोलते थे वहां पे फ्रांस बना, जहां पे जर्मेनिक ट्राइब के लोग थे जो जर्मन भाषा बोलते थे वहां जर्मनी बना। तो यूरोप के अंदर अगर आप जाओगे ना तो ओवरऑल जो आज की डेट में देश बनते नजर आ रहे हैं वो भी भाषा के आधार पर बने हैं, क्योंकि भाषा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसोलिडेटिंग फैक्टर होता है किसी भी एक देश के लिए। वायलेंट तरीके से अगर कहीं कोई चीज रीऑर्गेनाइज हुई है तो या तो वो धर्म के नाम पे हुई है, भाषा के नाम पे हुई है। भाषा के नाम पे आप देखो तो यूरोप में बहुत सी कंट्रीज बनी है, धर्म के नाम पे इंडिया पाकिस्तान के एग्जांपल्स हैं। तो कल्चरल आइडेंटिटी में भाषा एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है। अब यहां पे दो तरीके की शब्द आपको हिंदी में सुनने को मिल जाएंगे, एक तो है राष्ट्रभाषा, एक होती है राजभाषा। ध्यान से सुनिएगा, एक है राष्ट्रभाषा, एक होती है राजभाषा। अब आप बोलोगे सर इन दोनों के बीच का क्या फर्क है? राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है या फिर कह लीजिए एक पॉलिटिकल वर्ड है। राजभाषा को आप इंग्लिश में ऑफिशियल लैंग्वेज भी बोल सकते हो। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह अंग्रेजी भी काम कर रही है,
हिंदी भी काम कर रही है। आजादी के बाद ये बोला गया था कि हाँ भाई 15-20 साल तक हम अंग्रेजी इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हिंदी से रिप्लेस कर देंगे, लेकिन आज तक अंग्रेजी पूरी तरीके से यहाँ पे हट नहीं पाई। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब होता है कि भाई आप सरकारी काम के लिए किस भाषा का प्रयोग कर रहे हो, और केंद्र की सरकार समय समय पे ऐसी बहुत सी स्कीमें बना दी रहती है जिसके बेसिस पे जो सरकारी एम्प्लॉयज हैं वो हिंदी भाषा के प्रयोग को अडॉप्ट करें। मैं आपको अपना लेकिन ये सरकारी जो स्कीम्स है ना जो कि हिंदी भाषा को प्रमोट करना चाहती हैं, ये ओवरऑल उतनी पसंद नहीं आता है लोगों को। मैं आपको बताता हूँ, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में तमिलनाडु चेन्नई में काम कर रहा था। वहां पे जो हिंदी भाषा विभाग था उसने मेरे को ये बोला कि आप अलग अलग लोगों के पास जाओ और हिंदी के रिस्पेक्ट में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो उनसे पूछो उनको कितने वर्ड्स आते हैं, वो कितना इंटरेस्टेड है प्रोग्राम में। मेरे को किसी ने एंटरटेन ही नहीं किया, क्योंकि उस ऑफिस में ज्यादातर जो लोग थे वो चेन्नई के लोकल्स थे और वो इंटरेस्टेड नहीं थे हिंदी सीखने में। तो कुल मिला के रीजनल अलग अलग रीजन्स में जहां पे हिंदी भाषा मेजॉरिटी में नहीं है, वहां पे ओवरऑल लोग हिंदी सीखने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। बट ऑफिशियल लैंग्वेज है चूंकि, तो केंद्र की सरकार ओवरऑल अलग अलग स्कीमों के थ्रू हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करने की कोशिश करती है। उसी प्रकार से अलग अलग राज्यों में अलग अलग राजभाषाएं हो सकती हैं। जैसे उड़ीसा राज्य में उड़िया एक राजभाषा है, मतलब उनके ऑफिशियल कामों के लिए उड़िया का इस्तेमाल हो सकता है। बंगाल में बंगाली है। फिर आती है राष्ट्रभाषा। जब देश आजाद हुआ तब बोला गया कि भाई राष्ट्रभाषा बनाएंगे हम हिंदी को। अब टेक्निकली राष्ट्रभाषा का मतलब क्या है? राष्ट्रभाषा मतलब लोगों की भाषा। देश के सबसे ज्यादा लोग जिस भाषा के थ्रू आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं उसको आप बोलोगे राष्ट्रभाषा। तो बोला गया हिंदी राष्ट्रभाषा बनाई जाएगी, नेशनल लैंग्वेज। लेकिन फिर अलग अलग राज्य के लोगों ने बवाल करना शुरू कर दिया कि भाई अगर हिंदी राष्ट्रभाषा है तो क्या ये तमिल तेलुगु ये क्या अराष्ट्रीय भाषा है, क्या ये एंटी इंडियन भाषा है? तो इस प्रकार की पॉलिटिक्स होने लगी। और टेक्निकली देखा जाए तो आज की डेट में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, या फिर आप कह लो सारी राष्ट्रभाषाएं, ठीक है ना। अगर हिंदी राष्ट्रभाषा है तो तमिल तेलुगु पंजाबी सब राष्ट्रभाषाएं, नहीं तो कोई राष्ट्रभाषा नहीं। तो राष्ट्रभाषा बेसिकली कोई एक प्रॉपर डिफाइंड शब्द नहीं है, ये आप कह सकते हो पॉलिटिकल वर्ड है। लेकिन राजभाषा इज ऑफिशियल लैंग्वेज, ये प्रॉपरली डिफाइंड टर्म है। और अलग अलग राज्य सरकारों अपने अपने हिसाब से अलग अलग राजभाषा कर सकते हैं। केंद्र की सरकार की राजभाषा तो आपको पता है हिंदी इंग्लिश। अब यहां पे प्रॉब्लम की जड़ को समझने की कोशिश करते हैं। अमित शाह ने यहां पे ये बोला है कि भाई इंग्लिश के अल्टरनेटिव की तरह आप हिंदी को इस्तेमाल करिए। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला आपको पता है। तमिलनाडु के अंदर तो हिंदी को ऑफिशियली प्रमोट होने नहीं दिया गया कभी। नॉर्थ ईस्ट के अंदर लोग ये बोल रहे हैं कि ठीक है भाई, अगर आप हिंदी को ऑप्शनल लैंग्वेज की तरह लेके आ रहे हो तो ठीक है, लेकिन हिंदी जबरदस्ती बच्चों को सीखनी पड़े ऐसा नहीं हो पाएगा। सरकार का यहां पे बोलना, अमित शाह का यहां पे बोलना है कि ठीक है भाई, आप जो डेली मर्रा के काम अपनी लोकल भाषा में कर रहे हैं आप करते रहिए, हमें उससे वो नहीं है। अंग्रेजी की बजाय आप हिंदी सीखना शुरू करो। लेकिन ज्यादातर जगहों में कोई तेलुगु बोल रहा हो, तमिल बोल रहा हो, हिंदी बोल रहा हो, कोई भी भाषा बोल रहा हो, वो चाहता है कि उनके बच्चे अंग्रेजी सीखे, क्योंकि उनको लगता है कि अंग्रेजी में एक अच्छी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है, इंटरनेशनल मार्केट्स में वो कंपीट कर पाएंगे। हमारी देश की सरकार का ये बोलना है कि अगर हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार होगा तो सारा काम हिंदी भाषा में होगा, ओवरऑल हिंदी भाषा की जो स्टैंडिंग है पूरी दुनिया में बढ़ेगी, प्लस हमारे देश की इंटरनल यूनिटी तेज होगी। कोई भी इंसान देश के किसी भी हिस्से से दूसरे हिस्से में आएगा उसको हिंदी भाषा आती होगी, कि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाएगा। मुझे खासा कर प्रॉब्लम हुई थी जब मैं केरला गया या तमिलनाडु गया, कई बार वहां पे लोगों को हिंदी नहीं आती और वहां पे कुछ जो लोग हैं उनको अंग्रेजी नहीं आती, तो कई बार कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो मोस्ट प्रोबेबली इंटरनल सिंक्रोनाइजेशन के लिए देश के लोग, देखिए यहां पे सरकार ये नहीं बोल रही है कि जो बंगाल में लोग रह रहे हैं, तमिलनाडु में लोग रह रहे हैं, वो यहाँ पे अपनी भाषा छोड़ दें। अपनी भाषा तो देखो वो सीखेंगे ही, लेकिन अंग्रेजी के इस्तेमाल के बजाय हिंदी को इस्तेमाल किया जाए, मतलब हिंदी भाषा का भी प्रचार प्रसार हो। इस पॉइंट के अगेंस्ट स्टालिन साहब की तरफ से स्टेटमेंट आ गया कि भाई पूरा देश टूट जाएगा। एआईएडीएमके पार्टी बोल रही कि भाई कोई अगर अपने वॉलंटरी बेसिस पे हिंदी सीखना चाहे तो सीख सकता है, जबरदस्ती उसको स्कूलों में मत सुनाओ। देखिए बात यह है, हिंदी में एक पोटेंशियल है कि वो कहीं ना कहीं रीजनल भाषाओं के इंपॉर्टेंस को कम कर सकती है। नो डाउट हिंदी सीखने से तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, हर जगह के लोगों का भला होगा। वो देश के किसी भी दूसरे हिस्से में जाएंगे, आराम से नौकरी कर सकते हैं, जेल कर सकते हैं। तमिलनाडु का कोई इंडिविजुअल अगर आके मान लो यूपी के लखनऊ में किसी भी बैंक में नौकरी करता है तो आराम से हिंदी में बातचीत करके काम कर सकता है, उसको इंग्लिश में बातचीत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ओवरऑल अगर इस प्रकार से हिंदी का प्रचार प्रसार होगा तो कहीं ना कहीं ये जो रीजनल भाषाएं हैं तमिल तेलुगु, इनकी इंपॉर्टेंस कम भी हो जाएगी, कुछ लोग हिसाब से कम नहीं भी होगी। लोग तो अपनी नेचुरल आप कह लो डेली लाइफ में अपनी भाषा बोलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बाकी जो देश है उससे उनका कनेक्शन स्ट्रांग हो जाएगा। एक और यहां पे व्यू पॉइंट प्रोमुलगेट किया गया था आजादी के समय पे कि हिंदी को भाई राष्ट्रभाषा बनाना जरूरी है, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में अगर अलग अलग भाषाएं होंगी तो देश अंदर से कमजोर हो जाएगा। बट एक्चुअली में ऐसा हुआ नहीं।
भले ही तमिलनाडु में तमिल बोली गई, केरला में मलयालम बोली गई, हिंदी का प्रचार प्रसार इन जगहों पे नहीं हुआ, बट कहीं से भी इन स्थानों में राष्ट्रीयता कम नहीं हुई। तमिल और केरला की मलयालम होने के बावजूद भी वो लोग उतने ही इंडियन रहे। देश से अलग होने वाली बात कभी भी नहीं हुई, फेडरलिज्म कमजोर नहीं हुआ। तो लोकल लैंग्वेजेस के होने से देश अंदर से कमजोर हो जाएगा, फेडरलिज्म कमजोर पड़ जाएगा, ये बात बिल्कुल झूठी प्रूव हो चुकी है। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इंटरनल कम्युनिकेशन को स्ट्रांग करने के लिए और हिंदी की इंटरनेशनल स्टैंडिंग को स्ट्रांग करने के लिए और इंडिया की सॉफ्ट डिप्लोमेसी को स्ट्रांग करने के लिए अगर हिंदी भाषा पूरे देश के लोगों को आती है तो कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज है। क्योंकि देखिए, कोई भी इंडिविजुअल अपनी लोकल भाषा को तो छोड़ेगा नहीं। अगर हम अपनी खुद की भाषा को स्ट्रांग कर सकें तो कहीं ना कहीं वो नेशनलिस्टिक सेंटीमेंट आ सकता है। इसका रीजन क्या है? अगर आप रशिया चले जाओ, रशियन बोलते हैं, स्पेन चले जाओ, स्पेनिश बोलते हैं, वहां पे इंग्लिश नहीं आती है लोगों को उतनी। ठीक है, चाइना चले जाओ, लोग मैंडरिन बोलते हैं, वहां पे इंग्लिश नहीं आती लोगों को उतनी। तो क्या वो देश डेवलप नहीं कर रहे हैं? वो भी देश डेवलप कर रहे हैं। इंडिया के अंदर ऐसी कोई एक भाषा नहीं है। इंडिया के अंदर बाहर से अगर कोई इंडिविजुअल आता है तो वो हिंदी को बोलेगा, नॉर्थ इंडिया में नॉर्थ इंडिया की हिंदी उसको समझ में नहीं आएगी, और साउथ इंडिया में लोग तमिल बोलेंगे तो उसको तमिल समझ में नहीं आएगी। मतलब इंडिया के अंदर ऐसी कोई यूनिफॉर्म भाषा नहीं जिसको इंडिया के साथ एसोसिएट किया जा सके। वैसे तो देखा जाए तो इंडिया की 40% जनता सीधे सीधे हिंदी बोलती है। लगभग 70% जनता इंडिया की हिंदी जानती है, बहुत अच्छी तरीके से या थोड़े कम अच्छी तरीके से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हिंदी के साथ वो इन्वॉल्व है। लेकिन ओवरऑल जो रीजनल भाषा है उनका इंपॉर्टेंस भी आता है, और कभी ना कभी पॉलिटिकल पर्पसेस की वजह से हिंदी को प्रॉपर तरीके से प्रोपोगेट नहीं होने दिया जाता है। क्योंकि देखिए, जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कल्चरल आइडेंटिटी के बेसिस पे पॉलिटिक्स करती है, और कल्चरल आइडेंटिटी का सबसे अच्छा मार्कर होती है उनकी भाषा। इसलिए जब भी केंद्र की सरकार की तरफ से हिंदी भाषा को प्रमोट करने की बात की जाती है तो अक्सर कर आपको रीजनल अपोजिशन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो आई होप राष्ट्रभाषा राजभाषा के बीच का फर्क आपको पता चल गया हो। भाषा के रिस्पेक्ट में कुछ चीजें आपकी क्लियर हो गई हो। पोटी श्री रामावलु का केस, ये जो AR रहमान की कंट्रोवर्सी यहाँ पे चल रही है, इन सब चीजों के बारे में हमने एक छोटी सी राय यहाँ पे देखी भाषा के रिस्पेक्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। दोनों ही चीजों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इफ पॉसिबल क्लिक द ज्वाइन बटन। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।